बैंक से लाइफ सर्टिफिकेट कौन कौन जमा कर सकता है? मैं सिपाही हूँ, नायक हूँ, हवलदार हूँ, ऑनरेरी नायब सूबेदार हूँ, ऑनरेरी कैप्टन हूँ, कुछ भी हूँ, क्या मुझे OROP 2 लागू है? आईडी पासवर्ड नहीं आया लेकिन पिछला पेंशन स्पर्श से आया था, क्या करूं? माइग्रेशन हुआ नहीं, क्या करूं? फैमिली पेंशनर हूं, डिसेबिलिटी पेंशनर हूं या जो भी हूं, OROP लागू है क्या? स्पर्श में कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्या करूं? सर माइग्रेशन हो गया, आईडी पासवर्ड भी मिल गया, लेकिन क्या मैं बैंक से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकता हूं? उसके बाद मुझे OROP 1 मिला था, क्या मुझे OROP 2 भी मिलेगा? OROP लागू होना और OROP मिलना दो अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। OROP हर उस पेंशनर को लागू है जो 24 साल और 26 साल वाले हवलदार और ऑनरेरी नायब सूबेदार जो हैं उनका, लेकिन उससे पहले मुझे डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। उससे पहले मुझे 2018 के जो रिटायरीज हैं हवलदार और ऑनरेरी नायब सूबेदार जो हैं उनका एग्रीगेट एक डाटा मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि मैं काम कर। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला की इस वीडियो में आप सबकी जानकारी के लिए ऐसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो कुछ सवाल आप खुद के हैं, आप सबने कमेंट्स के द्वारा किए थे, और कुछ सवाल मेरी तरफ से हैं जिनका जवाब आप सबको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप सबको पता है अभी हाल फिलहाल में 1 रैंक 1 पेंशन, स्पर्श माइग्रेशन, लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट और ऐसे बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं जो आप सबके बहुत करीब हैं और आप सब उन मुद्दों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं दोस्तों। तो बात करेंगे इन सारे मुद्दों के ऊपर। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल को अभी तक आप सबने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और भरोसेमंद डिफेंस पेंशनर और डिफेंस सर्विंग पर्संस के रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल का हिस्सा बन जाए दोस्तों। और साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोज यहाँ अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं फटाफट से जो क्वेश्चंस हैं, जो सवाल हैं, उसको सुना देता हूं ताकि कुछ लोगों को ऐसा ना लगे कि ये इस वीडियो से कुछ निकल के कुछ नहीं आया तो बेकार में हम लास्ट तक वीडियो देख रहे थे। तो मैं सबसे पहले आप सबको फटाफट से सारे के सारे सवाल मैं आपको सुना देता हूं ताकि किसी को लगे कि हाँ इनके जवाब मुझे जरूरत है जानने का, तो वो वेट करें वीडियो में, अदरवाइज वो वीडियो को यहीं से छोड़ दें। पहले सवाल सुन लीजिए दोस्तों। बैंक से लाइफ सर्टिफिकेट कौन कौन जमा कर सकता है? क्या मुझे OROP लागू है? मैं सिपाही हूँ, नायक हूँ, हवलदार हूँ, ऑनरेरी नायब सूबेदार हूँ, ऑनरेरी कैप्टन हूँ, कुछ भी हूँ, क्या मुझे OROP 2 लागू है? मैं PMR आया हूँ, क्या मुझे OROP लागू है? आईडी पासवर्ड नहीं आया लेकिन पिछला पेंशन स्पर्श से आया था, क्या करूं? माइग्रेशन हुआ नहीं, क्या करूं? फैमिली पेंशनर हूं, डिसेबिलिटी पेंशनर हूं या जो भी हूं, OROP लागू है क्या? स्पर्श में कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्या करूं? सर माइग्रेशन हो गया, आईडी पासवर्ड भी मिल गया, लेकिन क्या मैं बैंक से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकता हूं? उसके बाद मुझे OROP 1 मिला था, क्या मुझे OROP 2 भी मिलेगा? और अंतिम सवाल दोस्तों, OROP 2 कब मिलने वाला है? तो चलिए दोस्तों एक एक करके हर सवाल का जवाब जानते हैं। सबसे पहला सवाल, बैंक से लाइफ सर्टिफिकेट कौन कौन जमा करा सकता है? दोस्तों PCDA का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है, जिनका यूजर आईडी और पासवर्ड मिल चुका है, आधार अपडेट हो गया है, उनको स्पर्श के थ्रू से ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना है। जिनका आधार अपडेट नहीं हुआ है उन्होंने स्पर्श के थ्रू से मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना है। और जिनका स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ है या स्पर्श में माइग्रेशन भी हो गया है लेकिन यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आया है या ऐसा कोई रीजन है जिसकी वजह से आप लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श के थ्रू से नहीं अपडेट कर पा रहे हैं, तो उन्होंने बैंक में जाके लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना है दोस्तों। दूसरा सवाल, क्या मुझे OROP लागू है? सिपाही हूं, नायक हूं, हवलदार हूं, जो भी रैंक का मैं हूं, क्या मुझे OROP लागू है? दोस्तों इसमें आप सबको बता दूं, OROP लागू होना और OROP मिलना दो अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। OROP हर उस पेंशनर को लागू है जो जब मैं OROP बोल रहा हूं तो आज के डेट में OROP 2 की बात कर रहा हूं जो जुलाई 2019 से लागू होना है। तो OROP 2 की जब मैं बात करूंगा तो हर उस पेंशनर को लागू है जो 30 जून 2019 या उससे पहले पेंशन आए हुए हैं, और उनमें से रिजर्विस्ट पेंशनर को छोड़ के, विदेशी पेंशनर्स को छोड़ के और एक्स ग्रासिया पेमेंट जिनको मिला हुआ है उनको छोड़ के बाकी सभी को OROP लागू है, चाहे वो नायक से आए, हवलदार से आए, कुछ भी करके आए हुए, सिवाय प्रीमेच्योर के लिए एक डेट है जो मैं अगले सवाल में एड्रेस करूंगा। तो OROP लागू है, लेकिन किसको मिलेगा? वो उनको मिलेगा जिनका एवरेज अपने रैंक और सर्विस के लेंथ के हिसाब से जिनका एवरेज पेमेंट से नीचे रह जाएगा उनको मिलेगा, ऊपर वालों को नहीं मिलेगा। लागू तो सबको है दोस्तों। अगला सवाल, मैं प्रीमेच्योर आया हूं, क्या मुझे OROP लागू है? दोस्तों इस सवाल का मैंने बहुत बार जवाब दिया है, लेकिन
जवाब देने के बावजूद भी मेरे वीडियोस में रिसेंटली भी ये कमेंट आए हैं कि मैं प्रीमेच्योर आया हूं तो क्या मुझे लागू है। तो मुझे कहीं ना कहीं मेरा ये बनता है जिम्मेवारी कि आपको बार बार बताऊं, जितनी बार क्वेश्चन आए उतनी बार बताऊं। अभी भी लोगों के दिमाग में डाउट्स हैं दोस्तों। 7 नवंबर 2015 को जो लेटर निकला था, जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकला था, उस नोटिफिकेशन निकलने के बाद यानी कि 7 नवंबर 2015 के बाद जितने लोग प्रीमेच्योर आए हैं उनको लागू नहीं है। उससे पुराने जितने भी प्रीमेच्योर रिटायरीज हैं उनको लागू है दोस्तों। अगला सवाल, आईडी पासवर्ड नहीं आया लेकिन पिछला पेंशन स्पर्श से आया था, क्या करूं। दोस्तों अगर आपका पिछला पेंशन स्पर्श से आया था तो आपका माइग्रेशन का काम शुरू हो गया है। अगर आईडी पासवर्ड नहीं आया तो हो सकता है आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी गलत अपडेटेड है। आपको सबसे पहले पीसीडीए के वेबसाइट में जाकर के माइग्रेशन का स्टेटस देखिए। अगर माइग्रेशन का स्टेटस में आपको पता चल जाता है कि इस पर्स का आपको पीपीओ नंबर अलॉट हो गया है तो वीडियो है, जिस वीडियो मैं आपको उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें देख करके आप अपना पीपीओ नंबर से कैसे यूजर आईडी क्रिएट करके मोबाइल नंबर अपडेट वगैरह कर सकते हैं, वो कार्रवाई आपने करना है दोस्तों। 5वां सवाल, माइग्रेशन हुआ नहीं, क्या करूं। दोस्तों अगर आपका माइग्रेशन हुआ नहीं तो आप अभी चुपचाप से रहिए। आपने सिर्फ एक ही काम करना है, पीसीडीए के वेबसाइट में जाकर के अपना माइग्रेशन का स्टेटस चेक करते रहना है और नवंबर 1 तारीख से यानी कल से आपका बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का काम शुरू हो जाएगा। आप जाइए बैंक में और अपना लाइफ सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी जमा कर दीजिए दोस्तों। 6वां सवाल, फैमिली पेंशनर हूं, डिसेबिलिटी पेंशनर हूं, ओआरओपी लागू है। दोस्तों मैंने जैसे कि बताया कि फैमिली पेंशनर को भी लागू है, डिसेबिलिटी पेंशनर को भी लागू है, हर पेंशनर को ओआरओपी लागू है, बजाय 7 नवंबर 2015 के बाद के रिटायरीज, प्रीमेच्योर रिटायरीज, उसके बाद जो रिजर्विस्ट पेंशनर, उसके बाद जो विदेशी जो वाले जो पेंशनर्स हैं वो पेंशनर, उसके बाद जो एक्स ग्रासिया पेमेंट लेने वाला पेंशनर्स हैं उनको छोड़ के सभी को, चाहे फैमिली पेंशनर्स हैं, चाहे डिसेबिलिटी पेंशनर्स हैं, चाहे इनवैलिड आउट वाले पेंशनर्स हैं, जिनको पेंशन मिल रहा है उन सब को ओआरओपी लागू है। 7वां सवाल, स्पर्श में कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्या करूं। दोस्तों मैंने आप सबको बताया था कि स्पर्श में अगर कोई ऑप्शन ना दिखे तो 2 इशू हो सकते हैं। आपने शुरू में जो मैंडेटरी एक्नॉलेजमेंट सबमिट करना है वो सबमिट नहीं किया। अगर उसको सबमिट करने के बाद भी आपको ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं तो मेरा एक इस चैनल में वीडियो है कि आपको आपका जो ब्राउजर है उसका हिस्ट्री डिलीट करना है। उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उस वीडियो को देखिए कि आपने हिस्ट्री कैसे डिलीट करना है। उसको अगर डिलीट करके दोबारा से लॉगिन होकर देखेंगे तो बहुत सारे आपके टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। 8वां सवाल, सर माइग्रेशन हो गया, आईडी पासवर्ड भी मिल गया, लेकिन क्या मैं बैंक से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकता हूं। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, आपका अगर माइग्रेशन हो गया है, आपका अगर यूजर आईडी पासवर्ड मिल चुका है और आपने अगर आधार नंबर भी अपडेट करा दिया तो आपको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श के थ्रू से अपडेट करना है, सबमिट करना है, या तो फिर अगर आधार अपडेटेड नहीं है तो आपको मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। अगर इन केस दोनों नहीं हो पाता है, लास्ट में कुछ भी नहीं होता, तो आप अपने बैंक को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि बैंक को पीसीडीए ने ऑलरेडी जो सीपीपीसीज हैं उनको निकाला हुआ इंस्ट्रक्शन, तो आप बैंक को अप्रोच कर सकते हैं आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने के लिए। 9वां सवाल दोस्तों 9वां सवाल है, मुझे ओआरओपी 1 मिला था, क्या मुझे ओआरओपी 2 भी मिलेगा। तो दोस्तों आप सबको बता दूं, जिनको ओआरओपी 1 मिला था उनको ओआरओपी 2 मिलेगा, क्योंकि ओआरओपी 1 जिनको मिला है वो आज के डेट में सबसे लोएस्ट पेंशनर हैं। क्योंकि आप सबको पता है एवरेज में सबको नीचे वालों को फिक्स किया जाएगा, तो जो एवरेज निकला उसमें सारे नीचे वाले फिक्स हो गए, तो एवरेज जो है सबसे नीचे का बन गया। तो ओआरओपी 2 जब मिलेगा तो जो पिछला ओआरओपी 1 जिनको मिला था उनको सभी को ओआरओपी 2 मिलेगा दोस्तों। और 10वां यानी कि अंतिम सवाल, ओआरओपी कब मिलेगा, यानी कि ओआरओपी 2 कब मिलेगा। जैसे कि आप सबको पता है दोस्तों कि सरकार ने जो जवाब दिया था पिछला 16 सितंबर 2022 में माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वहां यह जवाब दिया था कि सारा काम हो गया है, कैबिनेट का अप्रूवल ही बचा हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि कैबिनेट का अप्रूवल टाइम से हो जाए। हालांकि सब कुछ सीक्रेटली रखा गया है, अभी तक कुछ भी आउट नहीं हुआ है, तो अगर काम हो भी रहा है तो हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ आशा है कि 15 दिसंबर जो समय दिया गया है सरकार को, कट ऑफ डेट जो 15 दिसंबर का दिया गया है, उससे पहले कुछ ना कुछ तो निकल के जरूर आएगा। चाहे आपका एरियर निकल के आए, चाहे कोई ठोस ऐसी खबर निकल के आए कि हम इतने तारीख को देंगे या इतने तारीख को टेबल इशू करेंगे, कुछ ना कुछ तो निकल के जरूर आएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक और सवाल है जो मेरी तरफ से आप सबको बताना चाहता हूं। मैंने पिछली बार सिपाही का जो ओआरओपी 2 में किस तरीके से बढ़ोतरी हो सकता है, एग्रीगेट कितना आ सकता है पेंशन, वो एक मैंने वीडियो बना के डाला था, जिसको आप सब ने बहुत पसंद किया। आप लोगों ने वहां पर ये भी कमेंट किया है कि मैं नायक हूं, मेरा भी 17 साल का सर्विस था, मेरा भी 22 साल का, या मेरा भी 18 साल में मैं हवलदार था, 18 साल में रिटायर हुआ हूं, या मैं सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन था, 31 साल 32 साल में रिटायर हुआ हूं। ऐसे करके बहुत लोगों ने
कमेंट डाला है कि मेरा भी कैलकुलेशन करके आप मान लीजिए 20 साल वाले हवलदार का भी कैलकुलेशन करके डालिए। तो दोस्तों एक चीज बता दूं, जो भी चीज मैं डालता हूं मेरा अपना होमवर्क करके डालना पड़ता है। सिपाहियों का चूंकि एक बेसिक पे में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, वो लगभग आज के डेट में जो सिपाही रिटायर हो रहे हैं वो 34-35 हजार बेसिक पे से लेके 38-39 हजार बेसिक पे के अंदर हैं। लेकिन अगर आप दूसरे रैंक में जाओगे, एक हवलदार का अगर देखोगे तो हो सकता है कोई एक हवलदार 40,000 बेसिक पे में भी पेंशन आउट हो रहा है, हो सकता है कोई एक हवलदार 50,000 के करीब भी पहुंच गया होगा बेसिक पे। तो उसमें बहुत अंतर होता है, तो कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल होगा उसमें चीजें एक्यूरेटली निकाल पाना। लेकिन हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं 24 साल और 26 साल वाले हवलदार और ऑनरेरी नायब सूबेदार जो हैं उनका, लेकिन उससे पहले मुझे डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। उससे पहले मुझे 2018 के जो रिटायरीज हैं हवलदार और ऑनरेरी नायब सूबेदार जो हैं उनका एग्रीगेट एक डाटा मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि मैं काम कर रहा हूं। अगर हो पाया, मैं कर पाया, तो उनका मैं कोशिश करूंगा बनाने की कि एग्रीगेट पेंशन हवलदार का 24 साल वाले, 26 साल वाले या ऑनरेरी नायब सूबेदार का कितना तक बैठ सकता है, उसकी मैं कोशिश कर रहा हूं। आज मैं भरोसा नहीं दे रहा हूं कि उसका वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा और उस पर मैं डाटा कलेक्शन की कोशिश कर ही रहा हूं, जो कि अभी इन प्रोग्रेस है। तो दोस्तों यही बातें थी, 10 सवाल थे। मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए जरूरी थे, तो इस वजह से इस वीडियो में मैं इन सवालों के जवाब देने के लिए आया था, जिनमें बहुत सारे सवाल आपने खुद कमेंट्स में किए हुए हैं, मेरे वीडियो में कमेंट किए, उसमें किए हुए सवाल हैं, और कुछ सवाल ऐसे थे जो मुझे लगा कि मेरी तरफ से आपको जानकारी देना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।